हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग हब पे। तो आज शुरुआत करेंगे हम डिफरेंशियल कैलकुलस का नया बैच, ठीक है। और डिफरेंशियल कैलकुलस में हम यहाँ पर इंटायर सिलेबस कवर करने वाले हैं, जो कि आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स में पेपर पार्ट 1 है, ठीक है। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स की बात की जाए तो स्पेशली रोहिलखंड यूनिवर्सिटी एमजेपीआरयू से एफिलिएटेड जो भी स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास टोटल 2 बुक्स हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में आपके पास डिफरेंशियल कैलकुलस है, पार्ट 2 में आपके पास इंटीग्रल कैलकुलस है, ठीक है। अभी आप लोग क्या है, बिल्कुल नए हैं और क्लास 12 से सीधा बीएससी में आए हैं, तो अभी आपके पास ऐसा कुछ हैवी सा मटेरियल नहीं पढ़ाया जाएगा जिससे आप लोगों को लगने लगे अरे ये तो बहुत ही हायर मैथमेटिक्स है, ठीक है। ऐसा नहीं है। अभी आप लोग जो क्लास 12 में पढ़ के आ रहे हैं, बस उसी का एडवांसमेंट यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको वही मिल जाएंगी जो आप क्लास 11th और 12th में मैथमेटिक्स में पढ़ के आए थे, ठीक है। जैसे कि अभी आपका जो सेकेंड यूनिट स्टार्ट होगा इस डिफरेंशियल कैलकुलस में, वहाँ पर आपके पास लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो जो लिमिट आप वहाँ पे पढ़ के आ रहे थे क्लास 11th में, वही लिमिट यहाँ पर निकालनी पड़ेगी, ठीक है। लिमिट हो गया, डिफरेंशियबिलिटी हो गया, कंटिन्यूटी हो गया, ये सारी चीज़ें नई डेफिनेशंस यहाँ पे होंगी, ठीक है। तो उन डेफिनेशंस का यूज़ करके थ्योरम्स होंगी, उन थ्योरम्स को प्रूव करना है, तो सारी चीज़ें कुछ कुछ एडवांस में मिल जाएंगी यहाँ पर। फिर इसके बाद थर्ड यूनिट है, इसमें डिफरेंशिएशन पढ़ाया जाएगा जो आप क्लास 12 में पढ़ के आए। फिर उसके बाद कुछ एडवांस में भी, जैसे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। इंडिटरमिनेट फॉर्म्स होती हैं, उनको सॉल्व कैसे किया जाता है, ये थर्ड यूनिट में आपको देखने को मिल जाएगा। जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में यहाँ पर जो हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में, जो कि आपके पास सीक्वेंस, ठीक है। डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर सीक्वेंसेस फर्स्ट चैप्टर है और सेकंड चैप्टर आपके पास है यहाँ पर इनफिनाइट सीरीज का। तो सीक्वेंस और सीरीज की बात की जाए तो क्लास 11th में आप लोगों ने ये भी पढ़ रखा होगा सीक्वेंसेस क्या होती हैं, बट वहाँ पर कंसेप्ट थोड़ा अलग सा था, ठीक है। वहाँ पर आप लोग प्रोग्रेशन भी पढ़ते थे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा था, ठीक है। एपीजीपी पढ़ा था, सीक्वेंस का टर्म एन टर्म कैसे निकालते हैं, सम ऑफ टर्म्स को एसन से वहाँ पर डिनोट करते थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, कुछ स्टैंडर्ड सिम्बल्स का यूज़ होगा और सीक्वेंसेस थोड़ा एडवांस में यहाँ पर चलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको और एडवांस में सीक्वेंस के बारे में स्टडी करनी होगी। फिर इसके बाद जो सेकेंड यहाँ पर टॉपिक रहेगा इनफिनाइट सीरीज, वो सीक्वेंस से ही रिलेटेड है, ठीक है। सीक्वेंस अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखी है तो सीरीज वाला पोर्शन भी कोई टफ नहीं है और बहुत अच्छे से आपको पढ़ाएंगे। बस आपको क्या करना है, जो भी हम क्लास में यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, आपको वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से सुनना है, ठीक है। मैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर बोर्ड पे नहीं लिखवा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, उनकी डेफिनेशन, जैसे डेफिनेशन लिखने में काफ़ी टाइम लगता है, पहले तो मैं सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कराऊंगा और कुछ डेफिनेशन मैं बोल दूंगा ओरली, आप लोगों को नोट डाउन करना है। इसलिए वीडियो को स्किप करेंगे तो आपकी वो डेफिनेशन भी स्किप हो जाएंगी, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से यहाँ पर सारी चीज़ें आपको सुननी है और इस सिलेबस, जो आपका सिलेबस है डिफरेंशियल कैलकुलस का, इंटायरली सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर कराएंगे, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कराई जाएंगी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी टॉपिक आपका छूट जाए। जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में या फिर आप किसी भी अदर यूनिवर्सिटी से हो, तो आप लोग अपना सिलेबस जरूर मैच कर लीजिए कि मैच हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, और ऑलमोस्ट तो ये सारा का सारा मैच हो ही जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास जो है सीक्वेंसेस पे होने वाली है, बट आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है। साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, व्हाट्सएप चैनल पे आपको रेगुलरली अपडेट मिलते रहेंगे। जो भी क्लास अपलोड होगी यूट्यूब पे, बाई चांस आप लोग मिस कर जाते हैं तो उसके लिए मेरा व्हाट्सएप चैनल बना है, उसको ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर आपको रेगुलरली सारी वीडियोज़ मिलेंगी, ठीक है। उनका लिंक मिल जाएगा। अगर आप लोग व्हाट्सएप चैनल नहीं यूज कर रहे हैं तो फिर वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, जिसका लिंक आपको कहाँ मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अदरवाइज आप लोग हमारे चैनल पे जाइएगा, वहाँ पर आपको अबाउट सेक्शन में जाकर के सारे लिंक्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं सीक्वेंस की। तो सीक्वेंस आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा होगा कि सीक्वेंस में क्या होता है, एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है, ठीक है। उसमें टर्म्स होती हैं और उन टर्म्स को सेपरेट करते हैं कॉमा से, ठीक है। तो कुछ छोटी छोटी जो इंट्रोडक्शन है, आज की क्लास में केवल इंट्रोडक्शन चलेगा, ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस एक बार हम चर्चा करेंगे सीक्वेंस होती क्या है। तो सीक्वेंस आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि सीक्वेंस को जनरली AN से वहाँ पे डिनोट करते थे, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंबल चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो सीक्वेंस होगी, सीक्वेंस को डिनोट करेंगे हम कुछ इस तरीके से, ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे, ठीक है।
Sn, ठीक है। तो Sn का मतलब क्या हो गया, ये कोई सीक्वेंस है और जहाँ पर हमारे जो टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, ठीक है। n टर्म्स की एक सीक्वेंस है और यहाँ पर सीक्वेंसेस के जो टर्म्स होंगे उनको हम S1 S2 S3 इस तरीके से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा, ये S1, S2, S3, S4 डॉट 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 डॉट, ठीक है। इस तरीके से आपके पास टर्म्स हो जाएंगी किसी भी सीक्वेंस की, ठीक है। अब बात करते हैं टर्म्स को कॉमा से सेपरेट करते हैं, सीक्वेंस को डिनोट कैसे किया जाता है, ये चीज़ हमने यहाँ पर जान ली। लेकिन सीक्वेंस का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या होता है, एक फंक्शन होता है। क्या होता है, एक फंक्शन होता है। जैसे कि आप लोगों ने फंक्शन बहुत सारे पढ़े हैं ना, जनरली फंक्शन को f से डिनोट करते हैं और अगर वो फंक्शन ऑफ x है तो उसको fx लिखते हैं, जहाँ पर x की वैल्यू जो हम पुट करेंगे उसको डोमेन बोलेंगे और fx में जो हमको आंसर मिलेगा उसको हम रेंज बोलते हैं, ठीक है। तो डोमेन और रेंज का कंसेप्ट आप लोगों ने बहुत अच्छे से फंक्शन के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है। तो ऐसे ही सीक्वेंस क्या होती है, एक फंक्शन होती है। अब बात करते हैं ये फंक्शन है जो, तो ये फंक्शन किस टाइप का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, सीक्वेंस इज अ फंक्शन, ठीक है, whose domain is the set of natural number, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, आपको ये डेफिनेशन में भी लिखना है, a sequence is a function whose domain is the set of natural number, ठीक है। पहली लाइन तो ये हो गई। तो ये हमारे पास एक फंक्शन f हो गया such that इसकी जो डोमेन है वो कैसी है, फंक्शन जो डोमेन है f वो कैसी है, नेचुरल नंबर का सेट है, यानी कि n से लेकर के ये कहाँ पे जाएगा। अब भाई डोमेन तो हो गई, अब डोमेन के पास बात कोडोमेन भी होनी चाहिए। कोडोमेन के अंदर ही रेंज होती है। रेंज क्या होता है, सबसेट ऑफ कोडोमेन होता है। तो यहाँ पर जो कोडोमेन हम लेकर के चलेंगे उसको हम कोई s सेट मान लेंगे, ठीक है, कैपिटल S सेट हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, नॉन एम्प्टी सेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, जब हम बात करेंगे डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन में सबसे पहले क्या लिखना है, लेट अस कंसीडर अ नॉन एम्प्टी सेट S, अ नॉन एम्प्टी सेट S, ठीक है। लेट अस कंसीडर अ नॉन एम्प्टी सेट S, देन के बाद आपको लिखना है, देन अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। क्या लिखना है, हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड हुज रेंज। अब उसकी रेंज की बात करेंगे तो उसकी रेंज क्या होगी, हुज रेंज इज द सबसेट ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट S। तो ये जो नॉन एम्प्टी सेट S है इसका सबसेट होगा, जो इसकी रेंज होगी इस फंक्शन की, ठीक है। तो ये n टू S जाएगा हमारे पास, तो ये n हमारे पास क्या हो जाएगा, ये डोमेन हो जाएगी। तो n का मतलब क्या हो गया, नेचुरल नंबर का सेट हो गया, डोमेन हो गई इस फंक्शन की, यानी कि सीक्वेंस की डोमेन क्या होती है, नेचुरल नंबर की। और को डोमेन क्या होती है, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट S, ठीक है, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट S। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, को डोमेन हो जाएगी। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, को डोमेन हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास डोमेन हो गई। अब जो रेंज होगी इसकी, एंड हुज रेंज इज द सबसेट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट S, ठीक है। तो इसकी रेंज ऑफ f, यहाँ पे लिखिए, रेंज ऑफ f क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारे पास सबसेट ऑफ S। ये हमारे पास इस S का सबसेट रेंज f हो जाएगी और ये S क्या है, कोडोमेन हो जाएगी, ठीक है। इतना आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये हमारे पास सीक्वेंस एक फंक्शन होता है और कैसा फंक्शन होता है, जो n टू S जाता है, जहाँ पर n डोमेन हो गए, S कोडोमेन हो गया और रेंज इस फंक्शन की सबसेट ऑफ S होता है, ठीक है। यही S को अगर हम R से रिप्लेस कर दें, R का मतलब क्या है, रियल नंबर, ठीक है। नाउ इफ S इज इक्वल टू R, ठीक है, दैट इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। अगर इसी S सेट को हम R से रिप्लेस कर दें, हम बोल दें इस बार फंक्शन कहाँ से कहाँ जा रहा है, n टू R जा रहा है, तो यहाँ पर इस बार जो सेट हो जाएगा नॉन एम्प्टी वो कैसा हो जाएगा, रियल नंबर का सेट हो जाएगा। तब यही सीक्वेंस को हम बोलेंगे रियल सीक्वेंस। देन द सीक्वेंस इज नोन एज रियल सीक्वेंस। तो यहाँ पे लिख लीजिए, देन द सीक्वेंस Sn, जो सीक्वेंस Sn है, इज नोन as a real
सीक्वेंस। तो ये रियल सीक्वेंस की डेफिनेशन हो गई आपके पास, देन द सीक्वेंस इज नोन एज रियल सीक्वेंस। ठीक है, तो रियल सीक्वेंस क्या होती है? रियल सीक्वेंस कुछ नहीं, जो आपने नॉन एम्प्टी सेट एस ले रखा है उसकी जगह पर आपको सेट ऑफ रियल नंबर्स ले लेना है। ठीक है, यानी कि अ सीक्वेंस ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज नोन एज अ रियल सीक्वेंस। ये आपके पास रियल सीक्वेंस की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं रेंज क्या होता है हमारे पास। अगर हम किसी भी सीक्वेंस एफ फंक्शन की बात कर रहे हैं तो उसकी रेंज क्या होती है? तो ये जो रेंज होती है ये हमारे पास क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। ठीक है, तो ये रेंज क्या होती है? डिस्टिंक्ट टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट टर्म्स जितनी भी होंगी सीक्वेंस की उनका जब कलेक्शन करेंगे तो उन्हीं कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? रेंज ऑफ एफ, यानी कि रेंज ऑफ सीक्वेंस एफ। ठीक है, तो सेट ऑफ, यहाँ पे लिख लीजिए सेट ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, तो हमारे पास जो फर्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास 1/n। ठीक है, यहाँ पर हम क्या देखेंगे? सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे इसकी रेंज क्या है आपके पास और इसकी टर्म्स क्या है। तो इसकी टर्म्स निकालने के लिए सबसे पहले इसको एक्सपेंड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर n की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। n की वैल्यू क्या पुट करेंगे? नेचुरल नंबर है जो कि, तो 1 पुट करेंगे 1 आएगा, फिर ये 1/2 आएगा, 1/3 आएगा, 1/4 आएगा, डॉट 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 ये आएगा आपके पास rth टर्म लेंगे तो 1/r आ जाएगा। इस तरीके से ये आपके पास चलेगा। ठीक है, ये आपके पास सीक्वेंस हो गई। ये सीक्वेंस के आपके पास सारे के सारे टर्म्स यहाँ पर निकल के आ गए। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी रेंज की। रेंज ऑफ 1/n, तो इस 1/n की रेंज क्या होती है? तो रेंज क्या होता है? एक सेट होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर सेट को इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही इनक्लोज करेंगे जो भी यहाँ पर टर्म्स आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टिंक्ट टर्म्स लेनी है। डिस्टिंक्ट का मतलब सारी की सारी अलग होनी चाहिए। कुछ सीक्वेंसेस में यहाँ पर टर्म्स रिपीट भी हो सकते हैं, अभी हम उसको भी देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर। बट एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर अभी क्या देखना है हमको? रेंज पता करनी है क्या है। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी? डिस्टिंक्ट टर्म्स की बात कर रहा ना, तो पहली टर्म, ये सारी की सारी टर्म डिस्टिंक्ट ही हैं, तो पूरी की पूरी रेंज यही हो जाएगी 1, 1/2, 1/3, 1/4 डॉट 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 डॉट, ये आपके पास रेंज हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर जो टर्म्स आ रही हैं ये हमारे पास फाइनाइट टर्म्स हैं या फिर यहाँ पर हमारे पास इनफाइनाइट टर्म्स हैं। ठीक है, अगर हम रेंज की बात कर लें तो रेंज जो हमारे पास आ रही है इस केस में रेंज कैसी है? यहाँ पर फाइनाइट है या फिर हमारे पास इनफाइनाइट है। ये मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, यानी कि इन्फिमम वैल्यू क्या आ रही है? 0, और जो सुप्रीमम वैल्यू है वो 1 आ रही है। इस रेंज सेट की जो इन्फिमम वैल्यू 0 है, सुप्रीमम वैल्यू 1 है, तो इन्फिमम और सुप्रीमम दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसकी बात कर लें ये इंक्रीज कर रही है या फिर डिक्रीज कर रही है? ये देखिए आपके पास डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। कैसी है? डिक्रीजिंग, और लगातार डिक्रीज हो रही है, तो इसको बोलेंगे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। अभी उसकी भी डेफिनेशंस आगे देखेंगे। अभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो आपको समझ में ही आता है, सारी टर्म्स अगर बढ़ रही हैं तो उसको क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग। ठीक है, अगर सारी टर्म्स घट रही हैं तो उसको क्या बोलेंगे? डिक्रीजिंग। ठीक है, तो क्या हो गया? डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, कैसी है? डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, और इसकी रेंज हमने पता कर ली जो कि कैसी है एक। फिर इसके बाद एक सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। सेकेंड एग्जाम्पल में हम -1n, ये एक सीक्वेंस है, और ये 1/n क्या है? ये nth टर्म्स हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लास 11 में आप लोग पढ़ते थे ना, an = n+1 टाइप से टर्म्स लेते थे ना, nth टर्म, ऐसे ही nth टर्म्स लिखे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो nth टर्म इस बार क्या है? -1n। तो यहाँ पर इसके टर्म्स कैसे होंगे? और आपको पता है ये स्मॉल n क्या है? नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, यानी कि n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी हमेशा। तो 1 पुट करेंगे तो -1 आ जाएगा, 1 आएगा, -1 1 -1 1 -1 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ये चलेगा पैटर्न यहाँ पर। तो ये इंक्रीज कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही है। पहले इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज। तो यानी कि ये ना इंक्रीज कर रही है ना डिक्रीज कर रही है। क्या हो जाएगा? ऑसिलेटरी। कैसे सीक्वेंस हो जाएगी ये? ऑसिलेटरी सीक्वेंस हो जाएगी। इसकी रेंज की बात कर लें तो रेंज का मतलब अभी हमने बताया था आपको,
रेंज का मतलब होता है कलेक्शन होता है, डिस्टिंक्ट टर्म्स लिए जाते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग। तो यहाँ पर एक तो -1 और 1, इसके अलावा कोई ऐसा टर्म नहीं है जो एक्स्ट्रा हो। 1 1 1 या फिर -1 -1 -1 ये चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टिंक्ट टर्म्स की बात कर लें तो -1 और 1 बस 2 ही हमको ऐसे टर्म्स मिल रहे हैं जो अलग अलग हैं। बाकी तो सब यही टर्म्स आ रही हैं, 1 1 रिपीट हो रहा है, -1 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो रेंज इसकी क्या हो जाएगी, -1 और 1, ठीक है। और ये कैसा सेट हो जाएगा, ये भी एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। यहाँ पर भी सुप्रीमम इन्फिमम है। यहाँ पर सुप्रीमम क्या है 1 और यहाँ पर इन्फिमम क्या है -1, ठीक है। ये सुप्रीमम और इन्फिमम की बात हो गई। अब इसके बाद एक और थर्ड एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3। इस बार जो एग्जाम्पल है यहाँ पर हम लेंगे कांस्टेंट सीक्वेंस का, ठीक है। कांस्टेंट सीक्वेंस की जगह सपोज दैट आपने यहाँ पर ले लिया कोई भी सीक्वेंस है आपके पास 2, ये एक सीक्वेंस है, ठीक है। क्या आपके पास सीक्वेंस 2, तो सीक्वेंस 2 का मतलब क्या है, सारी टर्म्स 2 2 2 2 ये कांस्टेंट ही हो जाएगी। लास्ट में भी क्या आएगा आपके पास 2 ही आएगा, ठीक है। तो जैसे कि अभी हमने डिफाइन किया था ना सीक्वेंस, तो यहीं पर s की जगह r लिया था तो रियल सीक्वेंस हो गई। यहीं पर अगर आप लिख लीजिए, एक और पॉइंट लिख लीजिए, इफ Sn = a, ठीक है, वेयर, ठीक है, Sn आपके पास क्या है, आपके पास एक a है, वेयर Sn = a फॉर ऑल, जितने भी n की वैल्यू लेंगे, फॉर ऑल ऑन n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, सबकी वैल्यू क्या आ रही है, a आ रही है। एंड a बिलोंग्स टू, जो a है, a किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, सेट s का कोई एलिमेंट है, ठीक है। तो इस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट सीक्वेंस। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन हो गई। यहीं पर अगर Sn की वैल्यू 0 ले लेंगे, फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n वेयर 0 बिलोंग टू s, तो ये कैसे सीक्वेंस हो जाएगी, 0 सीक्वेंस। तो ये कांस्टेंट सीक्वेंस हो गई। इसके बाद 0 सीक्वेंस में भी आपको क्या करना है, बस Sn की जगह 0 ले लेना। जैसे a लिया था यहाँ पर 0, तो a कोई भी नंबर हो सकता है, तो a हमने यहाँ पर 2 ले लिया, तो 2 2 2 2 ये चल रहा है आपके पास। ये अगर 0 ले लेते तो 0 0 होता है, ठीक है। तो ये आपके पास कैसी हो गई, ये आपके पास ना तो इंक्रीज कर रही है ना डिक्रीज कर रही है, तो ये कैसे सीक्वेंस हो जाएगी, कांस्टेंट सीक्वेंस हो जाएगी, ठीक है। इसको आप एक मोनोटोनिक सीक्वेंस बोल सकते हैं, कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आपके पास ये कांस्टेंट सीक्वेंस हो गई, ठीक है, कांस्टेंट सीक्वेंस हो गई। इसकी रेंज की बात कर लिए तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ 2। रेंज में हम केवल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ही लिखते हैं, तो ये आपके पास 2, एक सिंगल एलिमेंट ही आएगा। तो ये कैसा सेट हो जाएगा, एक सिंगलेटन सेट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, सिंगलेटन। फिर से क्या आ गया है, आपके पास एक फाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। यहाँ पर सुप्रीमम और इन्फिमम सब सेम ही आ रहा है, जो कुछ है भाई ये 2, सुप्रीमम भी यही है, इन्फिमम भी यही है, अपर बाउंड भी यही है, लोअर बाउंड भी यही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यही है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 एग्जांपल्स लिए, तीनों में हमने रेंज देखी और इनकी टर्म्स कैसे निकालते हैं, डिक्रीजिंग कैसे पता करते हैं, इंक्रीजिंग टर्म्स को देख के पता किया जाता है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, या फिर ऑसिलेट कर रही है, या फिर कांस्टेंट सीक्वेंस है, या फिर एक 0 सीक्वेंस है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता लग गई। अब इसके बाद 2 टर्म्स और आते हैं, एक आता है आपके पास अपर बाउंड, एक आता है लोअर बाउंड, ठीक है। अभी हम डेफिनेशन की बात नहीं करेंगे, बस आपको समझाना है कि अपर बाउंड क्या होता है और लोअर बाउंड आपके पास क्या होता है, ठीक है। जब आप अपर बाउंड और लोअर बाउंड समझ जाएंगे फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर अपर बाउंड और लोअर बाउंड की बात कर ली जाए तो अपर बाउंड और लोअर बाउंड का मतलब क्या है, जैसे ये सीक्वेंस आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1 में है, तो यहाँ पर टर्म्स आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये 1 है, फिर 1 के बाद सारी टर्म्स घट रही हैं, लास्ट में जाकर के ये कहाँ पे रुकेगा, जाकर के 0 पे रुकेगा, ठीक है। अब 0 के बाद या पहले 1 की बात कर लेते हैं। 1 यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ा है, 1 से बड़ा क्या है, 2 भी है, 1 से बड़ा 3 भी है, ठीक है। तो अपर बाउंड कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। अपर बाउंड का जब हम कलेक्शन लेंगे, अपर बाउंड जो सेट होगा उसका कलेक्शन लेंगे, तो अपर बाउंड में सबसे मैक्सिमम फिर उसके ऊपर कौन कौन से नंबर ले सकते हैं, तो 1 ले सकते हैं, 1 के बाद 2 3 4 5, ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे, अपर बाउंड्स में आ जाएंगे। लेकिन जितने भी अपर बाउंड्स हैं उनमें सबसे छोटा जो है, यानी कि उसको क्या बोलेंगे, लीस्ट अपर बाउंड, सबसे छोटा वाला अपर बाउंड क्या होगा, ये 1 ही होगा, क्योंकि ये सेट के अंदर आ रहा है, बाकी तो सारे सेट के बाहर चले जाएंगे ना, सीक्वेंस के जो टर्म्स हैं उनसे बाहर चले जाएंगे और बाहर वाले हम इग्नोर कर देंगे। तो उस सीक्वेंस के अंदर जो टर्म्स आ रहे हैं उसमें भी जो सबसे लीस्ट अपर बाउंड है, यानी कि सबसे छोटा वाला जो अपर बाउंड होगा उसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पर,
ये लीस्ट अपर बाउंड हो जाएगा, तो ये LUB, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास लीस्ट अपर बाउंड। यही लीस्ट अपर बाउंड को ही क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम लीस्ट अपर बाउंड को बोलते हैं सुप्रीमम, क्या बोलते हैं, सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंस एसेंट, ठीक है। तो ये सुप्रीमम होता है लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है। अपर बाउंड क्या होता है आपको बता दिया, जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो अपर बाउंड हो जाएगा। लोअर बाउंड की बात करेंगे तो इन्फिनिटी पे जो वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है 0, तो वो सबसे छोटी है, फिर उससे छोटी -1 -2 -3 बहुत सारी आ जाएंगी। तो लोअर बाउंड की बात कर रहे हैं तो लोअर बाउंड 0 हो जाएगा, और लोअर बाउंड 0 हो जाएगा, और लोअर बाउंड का जब कलेक्शन करेंगे तो बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है, लोअर बाउंड्स में। लेकिन उनमें से सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन सा, वो तो 0 ही जाएगा ना, सबसे बड़ा वाला। तो जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यहाँ पे 0 है सपोज दैट, तो ये हो जाएगा आपके पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। लोअर बाउंड की बात करेंगे 0 हो जाएगा, अपर बाउंड क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। जब कलेक्शन करते हैं अपर बाउंड और लोअर बाउंड्स का, तो अपर बाउंड्स में जो सबसे छोटा वाला उसको LUB बोलते हैं, वो सुप्रीमम होता है SN का, और जो ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है उसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, इन्फीमम, क्या बोलते हैं, ये आपके पास किसी भी सीक्वेंस का क्या होता है, इन्फीमम। तो सीक्वेंस का इन्फीमम क्या होता है, सुप्रीमम क्या होता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और डेफिनेशन है इसकी सुप्रीमम और इन्फीमम की। तो जो सुप्रीमम ऑफ किसी भी सीक्वेंस का जो सुप्रीमम होता है वो इस रेंज सेट का भी सुप्रीमम होता है, क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ रेंज F। तो इसको लिख सकते हैं सुप्रीमम ऑफ RF, ठीक है। RF का मतलब है रेंज ऑफ F। F क्या है हमारे पास, सीक्वेंस, वही सीक्वेंस वाला फंक्शन जो लिया था, ठीक है। जो इन्फीमम होता है वो इन्फीमम ऑफ रेंज सेट भी होता है, इन्फीमम ऑफ रेंज ऑफ F, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई, सुप्रीमम, इन्फीमम, अपर बाउंड, लोअर बाउंड, 4 चीज़ें ये निकालनी है, ठीक है। तो 4 चीज़ें कैसे निकालेंगे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपर बाउंड की, एग्जाम्पल नंबर 1 में, फिर लोअर बाउंड की। अपर बाउंड की बात करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 1 आ रही है, ये अपर बाउंड हो जाएगा, और सबसे लीस्ट वैल्यू 0 आ रही है तो ये लोअर बाउंड हो जाएगा, ठीक है। अब सुप्रीमम इन्फीमम की बात कर लेते हैं, तो इसको रेंज सेट से ही देख के हम बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, सुप्रीमम क्या हो जाएगा हमारे पास, सुप्रीमम वैल्यू ऑफ 1/n। तो रेंज सेट की सुप्रीमम वैल्यू 1 है, तो यही हमारे पास सीक्वेंस की सुप्रीमम 1 आ जाएगी। इन्फीमम की बात कर ली जाए तो इन्फीमम ऑफ 1/n क्या हो जाएगा, रेंज सेट का इन्फीमम। रेंज सेट का इन्फीमम क्या है 0, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा सुप्रीमम इन्फीमम, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 में आ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में अपर बाउंड और लोअर बाउंड की बात कर लेते हैं, ठीक है। अपर बाउंड क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है 1, लोअर बाउंड क्या है, -1 को बाउंड कर रही है, सबसे नीचे वैल्यू -1 आ रही है, सबसे ऊपर वैल्यू 1 आ रही है, यही तो अपर बाउंड है, ये लोअर बाउंड हो गया, ठीक है। तो आपके पास अपर बाउंड यहाँ पे क्या है 1 है, लोअर बाउंड क्या है -1 है, ठीक है। सुप्रीमम इन्फीमम की बात कर ली जाए तो सुप्रीमम ऑफ -1 की पावर n, ये सीक्वेंस का सुप्रीमम क्या हो जाएगा, इस रेंज का सुप्रीमम। रेंज का सुप्रीमम मतलब बोले तो यहाँ पे 1 आ रहा है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। इन्फीमम की बात कर ली जाए तो इन्फीमम ऑफ -1 की पावर n क्या हो जाएगा -1। तो देखिए यहाँ पर अपर बाउंड लोअर बाउंड जो आ रहा था भाई सुप्रीमम और इन्फीमम आ रहा है हमारे पास, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 की बात कर ली जाए तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 में चाहे अपर की बात करो चाहे लोअर की, दोनों सेम आ रहा है, अपर प्लस लोअर। तो अपर बाउंड इज इक्वल टू लोअर बाउंड इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास 2 आ रहा है, ठीक है। और यही हमारे पास क्या हो जाएगा, सुप्रीमम भी यही हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ 2, और यही आपके पास क्या हो जाएगा इन्फीमम ऑफ 2, ठीक है। तो टोटल 5 चीज़ें निकालना हमने सीख लिया। कौन कौन सी चीज़ें सीख ली, सबसे पहले आपको पता करना है सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, या फिर ऑसिलेट कर रही है, ठीक है। ऑसिलेटरी थोड़ा कंसेप्ट अलग है, उसको और डिटेल में भी समझेंगे। अभी 2 चीज़ें पता करनी है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ क्या पता करनी है, रेंज क्या है उस सीक्वेंस की, रेंज भी पता करना सीख लिया। रेंज के बाद हमने क्या बताया, अपर बाउंड लोअर बाउंड कैसे निकालेंगे, अपर बाउंड लोअर बाउंड भी निकालना सीख लिया। फिर रेंज फाइनाइट है या इन्फिनाइट है ये भी पता कर लेना, अगर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो फाइनाइट है, नहीं तो अदरवाइज क्या हो जाएगा इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है। सुप्रीमम इन्फीमम अपर बाउंड लोअर बाउंड रेंज निकालना पता कर लिया, सीक्वेंस इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, ये 6 चीज़ें आपको पता करनी है, ठीक है। इतना पता करने के बाद अब यहाँ से इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स निकल के आते हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के क्या आया है, तीनों सीक्वेंसेस के अंदर रेंज देखिए, बाद हम बढ़ेंगे तो 2 टर्म्स और निकल के आती हैं। पहली टर्म क्या होती है, पहली होती है बाउंडेड सीक्वेंस, क्या होती है बाउंडेड
सीक्वेंस। अब ये बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है? बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है? एक ऐसी सीक्वेंस होती है जो बाउंडेड अबव भी हो। बाउंडेड अबव का मतलब है अपर बाउंड एग्जिस्ट करना चाहिए, अपर बाउंड एग्जिस्ट, और बाउंडेड बिलो भी हो। बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो दो चीज़ें हो गई बाउंडेड के अंदर। एक बाउंडेड अबव की डेफिनेशन पूछेगा तो अपर बाउंड एग्जिस्ट करना चाहिए, बाउंडेड बिलो का मतलब है लोअर बाउंड एग्जिस्ट करना चाहिए। अभी तो तीनों टर्म्स में अपर बाउंड लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं सीक्वेंसेस में। अभी नेक्स्ट क्लास में जब और सीक्वेंसेस लेंगे हम यहाँ पर एग्जांपल में, तो वहाँ पर देखेंगे अपर बाउंड किसी में एग्जिस्ट कर रहा, किसी में लोअर बाउंड नहीं कर रहा, किसी में लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा तो किसी में अपर बाउंड नहीं एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो अपर बाउंड और लोअर बाउंड अगर दोनों एग्जिस्ट कर जाएँ, ठीक है, अगर दोनों एग्जिस्ट कर जाएँ, अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों एग्जिस्ट कर जाएँ, तो उसी सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? बाउंडेड सीक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाउंडेड सीक्वेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर अपर बाउंड लोअर बाउंड दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, कैसी सीक्वेंस हो जाएगी? ये बाउंडेड हो जाएगी। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, कैसी सीक्वेंस हो जाएगी? ये बाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगी। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर अपर बाउंड लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, कैसी सीक्वेंस हो जाएगी? ये बाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगी। ठीक है, तो ये बाउंडेड सीक्वेंस आ रही है, तो यहाँ पर एक रिजल्ट निकल के आता है, जब भी हमारे पास रेंज सेट जो है किसी भी सीक्वेंस का वो अगर फाइनाइट है तो हमेशा सीक्वेंस कैसी होगी? बाउंडेड सीक्वेंस होगी। तो पहला रिजल्ट क्या निकल के आता है? इफ रेंज सेट ऑफ अ सीक्वेंस इज फाइनाइट देन द सीक्वेंस इज ऑलवेज बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, इफ द रेंज सेट of a sequence is finite then the sequence is always a bounded sequence। ठीक है, तो सीक्वेंस हमेशा क्या हो जाएगी? बाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगी। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं होमवर्क के लिए। होमवर्क में आपको उन सीक्वेंसेस का क्या पता करना है, अभी हम आपको बता रहे हैं। तो होमवर्क के अंदर पहली सीक्वेंस है आपके पास Sn इज इक्वल टू 1 + -1 की पावर n। दूसरी सीक्वेंस आपके पास क्या है? 1 + -1 की पावर n/n। तीसरी सीक्वेंस आपके पास क्या है? n/1 + n। चौथी सीक्वेंस आपके पास क्या है? -1 की पावर n/n। ठीक है, तो ये टोटल 4 सीक्वेंसेस हैं और इन चारों सीक्वेंस में क्या आपको पता करना है? फाइंड नंबर 1 सीक्वेंस आपके पास इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सीक्वेंस इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या पता करनी है? रेंज पता करनी है आपको सीक्वेंस की। ठीक है, रेंज पता करनी है, और रेंज पता करने के बाद आपको ये भी पता करना है आल्सो रेंज फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है। ठीक है, रेंज फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट, ये भी पता करना है। तीसरी चीज़ क्या पता करनी है? अपर बाउंड निकालना है, लोअर बाउंड निकालना है, फिर आपके पास सुप्रीमम निकालना है, इन्फीमम निकालना है। ठीक है, सुप्रीमम इन्फीमम ये सारी चीज़ें निकालनी हैं। और फोर्थ में आपको क्या पता करना है? सीक्वेंस आपके पास बाउंडेड या फिर अनबाउंडेड। तो 4 चीज़ें आपको पता करनी है। ठीक है, बाउंडेड है, अनबाउंडेड है लास्ट में। अब बाउंडेड तो आप बोलेंगे बाउंडेड आपने बता दिया, अनबाउंडेड क्या होता है? अनबाउंडेड कब होगा? जब हमारे पास 2 कंडीशन होती, बाउंडेड अबव या फिर बाउंडेड बिलो। ठीक है, तो अगर केवल ही बाउंडेड अबव है, बाउंडेड बिलो नहीं है, या फिर बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड अबव नहीं, यानी कि इन 2 कंडीशन में आइदर अपर बाउंड डज नॉट एग्जिस्ट और लोअर बाउंड डज नॉट एग्जिस्ट, देन Sn is unbounded
सीक्वेंस, ठीक है। अनबाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होगी, या तो अपर बाउंड ना एग्जिस्ट करे या फिर लोअर बाउंड ना एग्जिस्ट करे, ठीक है। दोनों में से कोई एक, अगर अपर बाउंड ने एग्जिस्ट कर रहा है तब भी अनबाउंडेड होगी, अगर लोअर बाउंड ने एग्जिस्ट कर रहा है तब भी हमारे पास अनबाउंडेड होगी। जैसे कि हमने एग्जांपल में आपको बता रहे हैं ये n, ठीक है, ये n सीक्वेंस है आपके पास एक, ठीक है। तो n सीक्वेंस के अंदर आप देखेंगे ये 1 2 3 डॉट 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 ऐसे ये चलता चला जाएगा। यहाँ पर आपके पास मिनिमम वैल्यू 1 आ रही है, लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड, और यही क्या हो जाएगा, इन्फिमम हो जाएगा। अपर बाउंड की बात कर लें तो n की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनाइट तक जाएगा ये, तो इसका अपर बाउंड डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपर बाउंड डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये कैसे सीक्वेंस हो जाएगी, अनबाउंडेड हो जाएगी। वहीं पर अगर हम बात करेंगे -n की, तो यहाँ पर कैसे आएंगे, -1 -2 -3, ये डिक्रीज कर रही है, ये इंक्रीज कर रही थी, ये डिक्रीज करेगी, तो डिक्रीज करेगी तो सबसे बड़ी वैल्यू -1 है, तो ये क्या हो जाएगा, लो अपर बाउंड, लेकिन इसका लोअर बाउंड है ही नहीं। जब n की जगह इन्फिनाइट पुट करेंगे तो ये -इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, ठीक है, घटते हुए -इन्फिनिटी तक चली गई, ठीक है। तो यहाँ पर इसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, लोअर बाउंड डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसमें लोअर बाउंड नहीं एग्जिस्ट कर रहा था, इसमें अपर बाउंड नहीं एग्जिस्ट कर रहा था। दोनों में से अगर कोई एक चीज़ नहीं एग्जिस्ट कर रही है या फिर दोनों ही ना एग्जिस्ट कर रही हो, ठीक है, तब उस केस में क्या हो जाएगी, अनबाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगी, ठीक है।